हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पार्ट 3 को लेकर मैं आया हूं। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, जो मॉर्निंग सेशन में जो हमारे करंट अफेयर एनालिसिस की जो सेशन चल रही है उसमें भी जून जुलाई अगस्त ये तीनों मंथ की कंप्लीट होके अभी सितंबर मंथ उसमें चल रहा है। तो धीरे धीरे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द हम लोग ये सारे जो भी दोनों सेशन जो चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करंट अफेयर एनालिसिस, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपने न्यूज़ में अभी सुन ही लिया होगा कि अब एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है। 20 मई को सिचुएशन के हिसाब से जो अगला एग्जाम डेट होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो हम तब तक के लिए हमारे पास अच्छा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैं थोड़ा और अच्छे से निकाल के लेके आ रहा हूँ, अच्छे सारे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, अच्छे सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह का जो मैंने एश्योरमेंट दिया है कि 95% तक का सिलेबस मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का कवर करूंगा, वो मैं अपने बात पे रह सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयरिंग ही एक उन तक हम ताकि पहुँच सकें जिनको सख्त मतलब जिनको इस कोविड 19 की सिचुएशन में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनको हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ना ही कोई उनका इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिल सका है, ना ही उनके पास करंट है, ना ही गांव वगैरह में तो इस तरह का हाल है कि इंटरनेट भी ठीक से वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी मतलब इस टाइम में प्रॉब्लम हो गया है कि वो अपना रिविजन जो एकदम क्रूशियल टाइम होता है एग्जाम से 2 महीने पहले, वहाँ पे वो बहुत ही मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये सबसे रिलेटेड आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी जाके हम ये कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोनों ही सेशन में, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, दोनों सेशन में हम एक एक मैप क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, एक बार बात बता दूं कि जितने भी मैप क्वेश्चन कर रहे हैं आपको एकदम टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। एग्जाम से एक सप्ताह पहले मैं सारे मैप क्वेश्चन को कंपाइल करके एक जगह पीडीएफ में दे दूंगा, ताकि आपके लिए रिविजन करने में और ज़्यादा सुविधा हो। और बाकी जो भी सेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या एनालिसिस के, उन सारे का भी मैं पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम और अपने जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें मैं दे ही रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से भी फॉलो करते रहें और इसके अलावा आप बस बने रहें। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम सही वक्त पे जरूर करके आपको दूंगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज रिसेंटली ग्रांटेड परमिशन टू ग्रो ह्यूमन ऑर्गन इन एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब ह्यूमन ऑर्गन्स को ना एनिमल्स के ऊपर फर्स्ट टाइम कौन से कंट्री ने परमिशन दे दिया है कि आप कर सकते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स को एनिमल के ऊपर। तो ये जापान है। ये वही कंट्री है जिसके ऊपर एटम बम वो भी दो दो बार गिराया गया था। तो उसी कंट्री में क्या क्या है जो एनिमल्स के ऊपर ना ह्यूमन ऑर्गन्स को मतलब ऑर्गन्स को मतलब ये जो आइडेंटिटी मतलब इस तरह से ग्रो करने का काम होता है ना, तो वो करने का वहाँ पे परमिशन दे दिया गया एनिमल्स के ऊपर। तो ये जापान इसलिए ये काफी न्यूज में बन गया, क्योंकि ये एक बहुत ही हटके एक चीज लिया है, मतलब एक कॉन्सेप्ट यूज करके वहाँ के साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इसलिए न्यूज में बना। तो इसका मैप भी अब हम कुछ देख लेते हैं। ये रहा जापान का मैप, और इसके इस तरफ हो गया सी ऑफ जापान। उसके बाद टोयामा गल्फ हो गया इस तरफ, राइट साइड में पैसिफिक ओशियन है, अच्छे से आप शायद जान ही पा रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज हैं जो कि हमारे मतलब जापान में बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहा था। जैसे आप ये ओसाका, जहाँ पे G20 मीटिंग हुई थी। क्योटो क्योटो बोल के क्योटो प्रोटोकॉल काफी ज्यादा न्यूज में हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कोबे कोबे में भी रिसेंटली हमने एक समिट किया था। उसके अलावा जो कोबे है कोबे को ही हम लोग सिस्टर सिटी अहमदाबाद से कंपेयर कर रहे हैं कि बनाया जाएगा। उसके अलावा ये हिरोशिमा इस तरफ हो गया, यहाँ थोड़ा हटके यहाँ नागासाकी भी है। तो ये हिरोशिमा नागासाकी में ही एटम बम भी गिराया गया था। तो ये सब हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। और इससे रिलेटेड अगर माउंट है तो ये माउंट फूजी, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जिसका हाइट 3776 मीटर है। ठीक है, तो ये सब हुआ कुछ स्टैटिक पार्ट जापान से रिलेटेड। और इसके आसपास को भी हम थोड़ा देख लेंगे कि जापान के आसपास में क्या है, ताकि हमें रिलेट करने में सुविधा हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया अपने भारत का। तो ये हमारे एक भारत का पार्ट है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से इधर सिंगापुर होते हुए हम यहाँ क्रॉस करते हुए हम जापान जा सकते हैं बाई सी रूट, वरना फ्लाइट से तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। तो आसपास में क्या क्या कंट्री है देख लेते हैं। ये हो गया साउथ कोरिया, जो सबसे नजदीकी जो कंट्री है वो साउथ कोरिया, और ऊपर इस साइड से रशिया, ये रशिया बॉर्डर है। ठीक है, और यहीं पर है व्लादिवोस्तोक, जहाँ पे हमारे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहाँ पे गए थे, ये रशिया का व्लादिवोस्तोक है। इधर हो गया नॉर्थ कोरिया, जो काफी ज्यादा मतलब जो भी मतलब अपना मिसाइल से रिलेटेड टेस्टिंग करते हैं, वो हमेशा इस तरफ से फायरिंग करके टेस्ट करने लगते हैं। यहाँ के आइलैंड जो हवाई आइलैंड है वहाँ पे टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इनसे चिढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, इधर हो गया ताइवान, इधर हो गया चाइना,
और इस तरफ साउथ पूरे आसियान जो ग्रुप है 10 ग्रुप के, वो है इस तरफ, ठीक है। फिलिपीन सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी। येलो सी ध्यान दीजिएगा, जितने भी कलर के हैं, येलो सी हो गया इधर। आप व्हाइट और रेड सी बताइए किस तरफ है, ठीक है, और व्हाइट, रेड और ब्लैक सी। उसके अलावा सी ऑफ जापान तो आपने यहाँ पर भी देख ही लिया था। तो इस ये हो गया कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट। तो मैं आपको हमेशा निहार लिया करिए ताकि आपको रिलेट करने में ज़्यादा सुविधा हो, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च टैक्सालॉग। टैक्सालॉग फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने लॉन्च किया, वो आखिर है क्या? तो टैक्स पेइंग ऐप है, ई फाइलिंग पोर्टल है, ई जर्नल है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आप भी अपना पेन और पेपर लेके स्टार्ट हो जाए। जैसे ही क्वेश्चन आता है प्लीज उसको पॉज करके आंसर को फटाफट टिक करिए, और उसके बाद फिर मतलब एटलीस्ट वन लिख के ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो लिख लीजिए, और लास्ट में जरूर अपने आप को एनालाइज करके अपने आप को मतलब एक तरह से संतुष्टि कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ऑलरेडी मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम हमारे दोस्त लोग टेस्ट या टेस्ट सीरीज वगैरह दे ही रहे होंगे। तो उसके अलावा भी अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपके फायदेमंद होगा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे जो हटके होंगे थोड़े, और अगर वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट सही तरीके से कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो किसी भी चीज़ को आप ऐसा मत समझिए कि कुछ किसी चीज़ भी नुकसान नहीं है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो गया सही, यानी ये ई जर्नल है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या क्या ई जर्नल लॉन्च किया एक टैक्सालॉग से रिलेटेड, जहाँ पे सारे टैक्स रिलेटेड डिस्कशंस किए गए हैं। तो ये काफी जितने भी टैक्स इश्यूज, जीएसटी से लेके इनकम टैक्स से लेके हर तरह के ये ई जर्नल अवेलेबल है आपको गूगल में। आप हो सके तो एक बार जाके थोड़ा निहार भी लीजिएगा। एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए एज ए एस्पिरेंट, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटेस्ट एडिशन ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। तो लेबर फोर्स सर्वे से रिलेटेड है ये। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा गया है। तो हम वापस से अपने पुराने टेक्निक पे आ जाएंगे, किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं रीडिंग करने के लिए। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट पढ़ने से पहले देख ले ये स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। अब उसको दिमाग में रखते हुए आप तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि पीएलएफएस वाज कैरिड आउट बाय नीति आयोग इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और नीति आयोग यहाँ का दो कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन अर्बन एरियाज आर हायर देन दोज इन रूरल एरियाज। तो ये जो हायर इन मतलब अर्बन एरियाज में है, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हो गया द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अमंग शेड्यूल कास्ट कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। मतलब हाईएस्ट रेट बोल रहा है शेड्यूल कास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट का कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। तो यहाँ का ये मतलब हाईएस्ट होगा कि लोएस्ट होगा, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट का कीवर्ड हमने देख लिया और यहाँ करेक्ट पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 सिर्फ सही है, बाकी 1 और 3 दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हाल ही में ये मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के द्वारा लाया गया है, और लेबर ब्यूरो इन मिनिस्टर ऑफ मतलब ये नीति आयोग इसमें कहीं भी इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। ये लेबर से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो चलिए आप मान ले सकते हैं, बट नीति आयोग नहीं, नीति आयोग की जगह में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है। उसके अलावा इनके साथ और भी एक जन है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि एमएचए के अंदर में आते हैं। यानी एक तरह से 3 मिनिस्ट्री है इनके अंदर। 3 मिनिस्ट्री इससे पहले और कौन सी जगह में मैंने डिस्कस किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो ये 3 मिनिस्ट्री में है, कौन कौन? लेबर मिनिस्ट्री, उसके बाद एमएचए, और उसके बाद अलावा स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक गलत क्यों है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर है किसमें? जनरल कैटेगरी में, ना कि आपको मिलेगा इस मतलब शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। तो इस तरह का दोनों, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मतलब अर्बन एरियाज में हायर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया था अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो क्या है 3 स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जो कि रेफर करेगा सोर्सेस वेयर आरबीआई अर्न्स इट्स इनकम। मतलब आरबीआई कहाँ से अपना इनकम सोर्स करता है, वही है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ सोर्सेस हो गया, यहाँ का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है आरबीआई हैड कंस्टिट्यूटेड अ पैनल ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क
हेडेड बाय सुनील मेहता। तो यहाँ का कीवर्ड ये हो गया। फिर आरबीआई अर्न्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो आरबीआई अर्न करता है इनकम कहाँ से? फॉरेन करेंसी एसेट से। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन होगा बी, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ये 1 और 2। स्टेटमेंट 3 सही है, क्योंकि सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट से नहीं, जो आरबीआई है वो कहाँ कहाँ से लेता है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेल्ड फॉर कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है गवर्नमेंट, उसका जो भी इंटरेस्ट आता है वो आरबीआई के पास अंडर में आता है। फिर ये जो फी फ्रॉम गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट जो भी मार्केट बोरिंग प्रोग्राम करता है वहाँ का फीस भी इसी के अंदर, मतलब एक तरह रिजर्व यहाँ रखा जाता है आरबीआई का। और हाँ, ये जो तीसरा स्टेटमेंट कि इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो भी फॉरेन करेंसी एसेट से रिलेटेड इनकम हो रहा है वो भी आरबीआई का। एक तरह से ये सब रिजर्व हुआ जो ऑलरेडी आरबीआई के पास काफी क्रंच ऑफ, मतलब बहुत ही एकदम बंच ऑफ ये मनी रहता है, जिसको अभी हाल ही में कैपिटल फ्रेमवर्क के द्वारा ये जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर बिमल जलान जी हैं, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा रिजर्व जरूरी नहीं है कि आरबीआई अपने पास बिना मतलब का रखे। ठीक है, हाँ इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिजर्व रखा गया है, बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ जो है, कुछ नहीं काफी ज्यादा अमाउंट था, जिसको वो उन्होंने गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 सही है, पर स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन बी बन गया आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स रिसेंटली सीन, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से जस्ट कल ही शायद डिस्कस किया था इस टॉपिक से रिलेटेड, टार्डिग्रेड्स। तो ये क्या है? 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि टार्डिग्रेड्स ऑफन कॉल्ड वाटर बेयर्स। तो ये क्या वाटर बेयर्स को ऑफन कॉल किया जाता है इसका नाम? उसके बाद ये क्रिएचर्स वो है जो कि मिलीमीटर लॉन्ग है, दैट कैन सर्वाइव बीइंग हीटेड टू 150 डिग्री सी एंड फ्रोजन टू ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये दोनों इतना हाई और लो टेम्परेचर में क्या रह सकता है? चलिए देखते हैं सही है गलत। रिसेंटली नासा स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंडेड टार्डिग्रेड्स ऑन द मून। तो ये क्या नासा के द्वारा है जो कि क्या मून पे किया गया है? तो ये दोनों हो गया कीवर्ड इस सेकंड स्टेटमेंट का। थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है, टार्डिग्रेड्स एक्सपेल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज एंड सेट ऑफ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देयर सेल्स एंड कैन स्टिल रिवाइव इफ प्लेस इन वाटर लेटर। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट है, आप ज्यादातर इस चीज को सही मान के चलिए, क्योंकि इस तरह का जो भी दे रहा है, मैंने हमेशा पहले भी आपसे डिस्कस किया कि ये मैक्सिमम सही होता है, फिर भी हम आंसर में आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। स्टेटमेंट 2 नासा नहीं है, ये इजराइल के जो स्पेस क्राफ्ट है ना, बेयरशीट, उनके द्वारा ये लैंड किया गया वहां पे। और ये हुआ क्या कि वो बहुत ही हैपोजिटली मून में लैंड कर गए। जैसा सॉफ्ट लैंडिंग सोचे थे वैसा हुआ नहीं, बिल्कुल हमारे चंद्रयान 2 की तरह ही हुआ, और वो बहुत ही हार्डली गिरे। गिरने की वजह से वो कुछ कैरी कर रहे थे टार्डिग्रेड्स, एक बहुत ही स्मॉल मिलीमीटर लॉन्ग, मतलब बहुत सारे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ये टार्डिग्रेड्स को वो कैरी कर रहे थे, ताकि वहां पे देखा जा सके कि कितने दिन वो सरवाइव कर सकते हैं। बट क्या हुआ, बहुत ही बुरी तरह से गिरे। बट ये माना जा रहा था कि क्या अभी तक वो जीवित है या नहीं। तो ये हम मून के पॉल्यूशन वाले टॉपिक से रिलेटेड हम ये डिस्कस किए थे, तो आपको अच्छे से शायद आप रिलेट कर पाएंगे अब। तो ये नासा नहीं है, ये है इसराइल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि ईपीसी है। इसे भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर बाद में मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगा कि कैसे हमने इसे डिस्कस किया था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है, ईपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड with the objective of protecting and improving the quality of the environment and controlling environment pollution in the country। इन दी कंट्री यहाँ का ये हो गया यहाँ पे कीवर्ड, क्योंकि शायद आप जो हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी इस टॉपिक से रूबरू होंगे, तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्यों मैंने इसे कीवर्ड रखा है। सेकंड स्टेटमेंट हो गया, इट वाज नोटिफाइड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो क्या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नोटिफिकेशन नोटिफाइड किया गया है? चलिए जान लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो हाँ, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही नोटिफाइड किया गया, बट ये पूरे कंट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, वो भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि आप इस तरह का कुछ बॉडी बनाएं, तब उन्होंने ये फॉर्म किया था इस एक्ट के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन राइनोसरस।
तो इंडियन राइनोसरस से तो आप काफी रूबरू होंगे, तो ये इंडियन राइनोसरस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें करेक्ट पूछा गया है कौन है इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट, इन इंडिया राइनोज आर फाउंड इन जल्दापारा नेशनल पार्क एंड गरुमारा नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इस तरह का सोचते होंगे कि नेशनल पार्क आज यूपीएससी अक्सर दिया करता है, तो ये कहाँ से देता है? ये सारा का सारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप बस एक साल का, पिछले एक साल में जो भी नेशनल पार्क न्यूज में बना है, बस उसको एक जगह इकट्ठे रखिए और उसको थोड़ा मैपिंग थोड़ा अपना देख लीजिए कि कहाँ क्या पड़ता है, ठीक है? उसी से आप सारा कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि इंडियन राइनोस जल्दापारा और गरुमारा में क्या प्रेजेंट है, ठीक है? देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। ओनली, ये ओनली तो मैंने आपको बोला ये कीवर्ड होता है यूपीएससी का, वो भी बहुत ही फेवरेट, ओनली, नॉट, अलोन। तो ये ओनली फीमेल राइनोस हैव हॉर्न। तो इस तरह का क्या फीमेल राइनोस का ही सिर्फ हॉर्न होता है, जो उनके मतलब हॉर्न मत क्या, सींग टाइप का जो आगे होता है ना उनके बॉडी में, वो तो सिर्फ फीमेल राइनोस में ऐसा होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है द राइनो इज द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल आफ्टर एलिफेंट। तो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एलिफेंट है आफ्टर एलिफेंट, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट जो हो गया ना, यहाँ का कीवर्ड हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 है जो सिर्फ सही है, यानी जल्दापारा और गोरुमारा में पाया जाता है। उसके अलावा जल्दापारा और गोरुमारा के अलावा भी ये मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, उसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब में भी ये राइनोस पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ सिर्फ ओनली लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट भी गलत रहता, ठीक है? बट ये दिया हुआ है, हाँ ये दोनों पार्क में भी अवेलेबल है। बट ये स्टेटमेंट 2 जो है, सिर्फ ओनली राइनोस मतलब सिंगल हॉर्न जो होते हैं वो दोनों सेक्सेस में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में ही अवेलेबल होते हैं। और ये मतलब इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एशियन राइनोस, एशियन राइनोस का सबसे बड़ा हो, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल, लैंड एनिमल नहीं है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है? तो समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन बोनस, ग्रीन बोनस रिसेंटली सीन था, मतलब न्यूज में था, और इसे हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था अपने एनालिसिस वाले सेक्शन में। तो ये क्या, 4 स्टेटमेंट दिया है, बोला कि किससे रिलेटेड है ये। तो आई थिंक आप लोग आज बहुत ही अच्छे से अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट होगा। हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या, ऑप्शन सी, यानी डिमांड मेड फ्रॉम द हिमालयन स्टेट्स टू द सेंटर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो टोटल 11 हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें से 10 ने पार्टिसिपेट किया। और पहले क्या होता था कि ये सारे हिमालयन स्टेट्स अपना कुछ अलग अलग पॉइंट रखते थे सेंटर के अगेंस्ट में, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बट इस बार 10 के 10 स्टेट्स ने क्या किया, सिंगल पॉइंट रखा कि हमें ग्रीन बोनस चाहिए, और इनसे रिलेटेड आप एक स्पेशल मिनिस्ट्री भी करिए ताकि वो इनका देख रेख रख सके। अब ग्रीन बोनस से रिलेटेड क्या था नहीं था मैं अच्छे से डिस्कस किया हूँ, बस मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दिया रिकॉल कराने के लिए। अब प्लीज अगर जिनको अभी भी डाउट है तो हमारे वीडियोस जो है एनालिसिस वाले सेशन के वो आप प्लीज देख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर से रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो 2 स्टेटमेंट है और करेक्ट पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्या है आंसर, स्टेटमेंट मैंने स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। तो द ग्लोबल कॉलिशन ऑफ ग्लोबल कॉलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स इज फॉर्म्ड बाय आईयूसीएन। तो ये क्या आईयूसीएन के द्वारा फॉर्म किया गया है? चलिए देखते हैं। इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, तो ये मेंबर कंट्री है, तो ये दोनों हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी दोनों के ही दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कौन कौन है इसके मेंबर? टोटल 28 मेंबर्स है, जिसमें से 17 तो यूरोपियन कंट्रीज हैं। टोटल 28 कंट्री में तो 17, वैसे 28 यूरोपियन यूनियन में भी 28 ही कंट्रीज हैं। बट इस जो कोलिशन है, ग्लोबल कोलिशन ऑन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स, इसमें भी 28 मेंबर है। और इस 28 मेंबर में 17 यूरोपियन कंट्रीज के हैं, 5 लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं, और मतलब लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज है, और 4 अफ्रीकन कंट्रीज है। तो टोटल हो गया 28। लैटिन अमेरिका हो गया आपको, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर हुआ, साउथ अमेरिका नीचे हुआ, और बीच के जो ये छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं ना, वो सब आ जाते हैं लैटिन अमेरिका में। तो ये लैटिन अमेरिका कंट्रीज और कैरिबियन कंट्रीज भी उन्हीं को ये साइड में जो बोला जाता है, जहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह ये सब है। उसके अलावा 4 अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। तो इसलिए इंडिया में मतलब एशियन कंट्रीज कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसके अलावा ये जो है ये किसके द्वारा लाया गया है? ये नेदरलैंड के द्वारा लाया गया था 2016 में। कब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि मैक्सिको में हुआ था, उससे वो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी उस वक्त ये कोलिशन फॉर मतलब पॉलिनेटर्स को कैसे प्रोटेक्ट
किया जा सके, नीदरलैंड ने ये प्रस्ताव लेके आया था। तो ऐसा नहीं है कि IUCN के द्वारा हो, ये नीदरलैंड के द्वारा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज लैकोनन्स। तो ये इससे रिलेटेड ये काफी ज्यादा मतलब हमारे मतलब इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड कि 3 स्टेटमेंट्स जो दिया है इसमें से क्या करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो इट इज इंडियाज ओनली, तो ये ओनली हो गया कीवर्ड, फैसिलिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इट इज अ फैसिलिटी फॉर CSIR, मतलब और मतलब ये जो CSIR का ये एक फैसिलिटी है जो कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये CSIR का ये एक फैसिलिटी ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्या CSIR का फैसिलिटी है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज हेल्प टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माउस डियर इन तेलंगाना फॉरेस्ट। तो ये हो गया माउस डियर और तेलंगाना फॉरेस्ट कीवर्ड। ठीक है, माउस डियर मैं बता दूं एक बहुत ही डियर जैसे बहुत काफी मतलब अगर डियर का पाँव इतना बड़ा है ना, डियर का अगर यदि आप 4 पाँव अगर इतने बड़े बड़े अगर मान रहे हैं, तो माउस डियर का पाँव लगभग उनका आधा होते हैं। ठीक है, आधा होते हैं। और जो आगे का जो मुंह होता है वो भी माउस की तरह थोड़ा ऐसा आगे ज्यादा निकला रहता है, मतलब इस तरह का। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर के तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये इंडिया का ओनली, देखिए यहाँ ओनली कीवर्ड था, तो मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि ओनली मतलब वो स्टेटमेंट गलत ही है। मेरा ये कीवर्ड बोलने का मतलब है कि इस आंसर का, इस स्टेटमेंट का वो ओनली ही डिफाइन करता है अगर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। मेरा कीवर्ड बताने का रीजन मतलब तात्पर्य यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि एक कीवर्ड से ही आपको पूरा स्टेटमेंट में ध्यान नहीं देना होगा, इस कीवर्ड से आप रिलेट करके आप पता कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। ये है मेरा बोलने का मतलब। ठीक है, तो और सेकंड में भी हाँ ये CSR का ही मतलब एक तरह से फैसिलिटी है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेलुलर से रिलेटेड ये रिसर्च कर सकेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर। उसके अलावा ये तीसरा भी है माउस डियर जो कि तेलंगाना फॉरेस्ट में है ना, जो कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे ये मतलब रहते हैं ये माउस डियर। उनसे उनका पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज किया जा सके उनसे रिलेटेड भी वो सर्च कर रहे हैं। और ये हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में ही है। और ये जो ओनली एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हैदराबाद में प्रेजेंट है, पूरे हमारे वर्ल्ड का एक मात्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परामर्श स्कीम। तो परामर्श स्कीम से रिलेटेड हम कुछ 3 स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हमें करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, द स्कीम इज फॉर मेंटरिंग मेडिकल कॉलेजेस टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन मेडिकल एजुकेशन। तो ये स्कीम जो है ये क्या है, मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड मेंटरिंग का काम करेगा और प्रमोट करेगा क्वालिटी एश्योरेंस इन मेडिकल एजुकेशन। तो ये मेडिकल एजुकेशन है या कुछ और है, ये इसरो का है, कुछ इससे रिलेटेड स्पेस से रिलेटेड है। तो ये हमें बताना है परामर्श स्कीम में ये सही है या गलत, इसलिए कीवर्ड हो गया इस स्टेटमेंट का यही। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया, द स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू अ हब एंड स्पोक मॉडल। तो इस तरह का जब कुछ आपको मैं बोला ये कुछ स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है इस परामर्श स्कीम से रिलेटेड, तो ऐसा ज्यादातर हमेशा सही ही रहता है, बट हम आपको आंसर के वक्त और भी अच्छे से समझा देंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये MHRD के अंदर में आता है। तो ये हो गया यहाँ का तीसरा स्टेटमेंट का कीवर्ड। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्या आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है। स्टेटमेंट 2 तो मैंने बोला था, हब एंड स्पोक मॉडल है। ये जो परामर्श स्कीम है इसका एक हब वहाँ पे होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस भी होंगे, मतलब बताया भी जाएगा। तो वो मॉडल पे ये स्कीम काम करने वाला है। और ये सिर्फ एश्योरेंस मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये है क्या, ये क्वालिटी एश्योरेंस करेगा जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कोई मेडिकल पॉइंट ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, करेक्ट हमारे से पूछा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि नेशनल डेयरी प्लान जो है वो कि वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया कीवर्ड, इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू सपोर्ट मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो फर्स्ट हो गया यहाँ का कीवर्ड, कि आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आपको पता है फर्स्ट है तब तो आप स्टेटमेंट को इजीली सही कर दोगे और आगे बढ़ोगे। पर आपको नहीं पता है तब तो आप अगर यदि स्टेटमेंट 2 आपको पता हो गया कि सही है, तब ये आंसर तो आप पहले ही कट कर दोगे, बचेगा 3। 3 में आप सोचोगे फिर और आपको पता चल गया कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही है, तब तो आप आसानी से बोल दोगे कि हाँ ये 1 होगा।
तो फिर ये स्टेटमेंट ही आप कैंसिल कर दोगे। अब ये दोनों में आपको पता करना है कि कौन सा होगा। तो इस तरह का आप अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपको इन्फॉर्मेशन है बट वो एग्जैक्ट है, तो आप कैंसिल आउट करके अच्छे से बढ़ सकते हैं आंसर को। ठीक है, यूपीएससी टफ नहीं होता है, बस आपको अपना स्मार्टली आंसर मतलब स्मार्टली आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। यूपीएससी का नाम ही है कि आप स्मार्टली आप प्रिपरेशन करें, स्मार्टली आप एग्जामिनेशन दें, और स्मार्टली हर सिचुएशन में आप किस तरह से टैकल करके आप फेस मतलब अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं, यूपीएससी वही चाहता है। ठीक है, इसलिए ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है कि एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन एकदम सिंगल वर्ड वाला दे दिया और उसका आंसर आप बताइए। बहुत कम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ज्यादा आपको मिलेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। हम हम रैंक फर्स्ट होते हैं ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके अलावा ये सच बात है कि वर्ल्ड बैंक, ये कीवर्ड मैंने दिया था पर ये सच था, मतलब ये ट्रू था, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ये नेशनल डेयरी प्लान को असिस्ट किया जा रहा है। बट ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ इंडियन मिल्क बिजनेस वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रहते हैं। ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज मतलब जिनका कोई, अगर कल को अगर यदि अभी जैसे ये लॉकडाउन चल रही है तो अब उनका मिल्क कोई नहीं लेगा, तो क्या उनके ऊपर कुछ सब्सिडी मिलेगा? अब जैसे जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर में रह रहे हैं, वो जॉब अगर आज अभी लॉकडाउन है फिर भी उनको सैलरी जा रहा है, उनको पेंशन भी अगर वो जब रिटायर करेंगे मिलेगा। बट ये अनऑर्गेनाइज मतलब जिनका कोई ना पेंशन होगा, ना हेल्थ से रिलेटेड ये कुछ सुविधा होगा, ना ही कुछ उनको ऐसा इस सब सिचुएशन में कुछ मेडिकल हेल्प भी मिले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट प्रोग्राम, NERCORMP। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो इट इज अ लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिलीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस तरह का रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये काम कर रहा है क्या? चलिए देखते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस तरह का दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो यहाँ के लिए तो ये कीवर्ड आपको लगाना ये कुछ ज़्यादा मतलब भाता नहीं है। बट ये पूरा एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है एक स्टेटमेंट को। ठीक है, तो और ये पुअर और मार्जिनलाइज ट्राइबल फैमिलीज दिया है ना, ये यहाँ का आप कीवर्ड ले सकते हैं, बट ये बहुत कम चांसेस है कि आप इसको एज अ कीवर्ड पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि जो मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट क्या है, एक ज्वाइंटली डेवलपमेंट किया गया है किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मतलब ये तीन के मतलब सॉरी ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वर्ल्ड बैंक के कॉपरेशन में किया जा रहा है। तो ये दोनों हो गया यहाँ का कीवर्ड। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग अवेयरनेस ऑफ द टू द कम्युनिटीज अबाउट डिफरेंट सोशल सेक्टर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी एक तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वैसा क्या होगा, हमेशा ज्यादातर सही माना जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन बी सही होगी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है। जैसे ही मैंने बोला इस तरह का कुछ अगर डिफाइन कर रहा है उस प्रोजेक्ट या किसी चीज टॉपिक से रिलेटेड, तो मैक्सिमम सही होता है वो स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट 1 क्यों सही है? क्योंकि ये हाँ ये ऐसा बात है, ये पुअर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिलीज के लिए लाया गया है। बट ये वर्ल्ड बैंक और ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो दिया है, ये यहाँ पे कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो है, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अलावा कौन है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। वर्ल्ड बैंक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं है, IFAD है, जो कि इनको मतलब इसका मेंबर है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेंट्रल की तरफ से, IFAD है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री है वो है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, PMGSY। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखते हैं ये क्या पूछा जा रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, ये जो योजना है ये एक नेशन वाइड प्लान है टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल अनकनेक्टेड विलेजेस। तो ऑल अनकनेक्टेड विलेजेस यहाँ का कीवर्ड हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में तो ये ऑल्सो प्रोवाइड करेगा रोड कनेक्टिविटी फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। मतलब लेफ्ट विंग मतलब कहाँ, जो बहुत ही मतलब नक्सलवाद और इस तरह के जो जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप से वो एरिया जहाँ पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है, तो ये रोड कनेक्टिविटी उन एरिया में भी देना चाहेंगे, ताकि वो लोग को भी कहीं से लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ डेवलपमेंट का काम कर रही है, और वो लोग भी सोचे कि हम लोग अपना ये जो एक्टिविटीज है इसको हम
मतलब सरेंडर कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि असम में जो बोडो ग्रुप थे उन्होंने हाल ही में सरेंडर किया और अभी उनको काफी मतलब मान्यता भी दिया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है पीएमजीएसवाई, ये जो है ये ये 3 फेज में इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि वो थ्रू रूट्स, मेजर रूरल लिंक्स, कनेक्टिंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट जहाँ पे हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल, ये तीनों इस तरह के जो जो जहाँ पे एरिया होंगे ना, उन सारे एरिया को रोड कनेक्टिविटी करने का उनका पहला मतलब गोल होगा, ऐसा बोला जा रहा है तीसरा स्टेटमेंट में। हमें करेक्ट पूछा गया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है। ये लेफ्ट विंग एरिया में काम करेंगे और स्कूल, हॉस्पिटल और ई ग्राम जो होता है, मतलब ग्राम एग्रीकल्चर मार्केट्स होते हैं, उन सबसे को भी इंटरलिंक करने का काम करेंगे। बट ये ऑल अनकनेक्टेड विलेजेस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड पे ये बताया था। ये होगा कि टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज, या तो 500 प्लस होना चाहिए इन, अगर प्लेन एरिया में वो कोई अगर विलेजेस है तो उनका पॉपुलेशन 500 प्लस होना चाहिए, या अगर वो नॉर्थ ईस्ट या हिल या ट्राइबल एरिया में अगर यदि आता है, मतलब हिली एरिया में अगर कोई विलेज है, तो उसका 250 प्लस होना चाहिए पॉपुलेशन उस गांव का। तब जाके वो लोग क्या करेंगे, हम इस सड़क योजना की तरह वहां पे रोड कनेक्टिविटी दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ऑल अनकनेक्टेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है और हमें करेक्ट पूछा गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड कुकिंग गैस। तो ये क्या कुकिंग गैस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ का ये कीवर्ड हो गया ये। सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सब कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये उज्ज्वला योजना का ये सब पार्ट है क्या, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो ये दोनों यहाँ का कीवर्ड हो गया, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये ना ही उज्ज्वला योजना के अंदर आता है और ना ही ये कुकिंग गैस से रिलेटेड डील करता है। ये है क्या एक्चुअली में, ये ये एम करेगा कुकिंग गैस, तो जो कि रेसिडेंट मतलब वाराणसी और जो भी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है ना, इन सारे स्टेट से रिलेटेड काम करेंगे। सॉरी, ये कुकिंग गैस, ये मैं आपको थोड़ा गलत बोल गया, ये कुकिंग गैस से रिलेटेड, पर ये पैन इंडिया में नहीं है, मतलब पूरे इंडिया में नहीं है। ये सिर्फ अभी इन स्टेट्स में एज अ पायलटली किया जाएगा। स्टार्टिंग वाराणसी से किया गया है, जो कि मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा का, और उसके बाद ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी ये फैलाया जाएगा कि कुकिंग गैस को मतलब एज अ पाइपलाइन दिया जाए, ताकि उनको इस तरह का नहीं हो कि सिलेंडर पर सिलेंडर अपना परचेज करना पड़े। तो इससे क्या होगा, पूरे जितने भी है ना उस ये थोड़ा जिन स्टेट्स का हालत काफी खराब है, मैंने वहाँ के पब्लिक के लिए, जो भी बीपीएल लोग हैं, उन तक हम मतलब सरकार पहुंच सके इस तरह का। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि उज्ज्वला योजना के एक पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, ये अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लक्ष्य प्रोग्राम। इससे रिलेटेड भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, और ये तो शायद मैंने दो बार इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस भी किया है, वो भी आपको डायग्राम दिखाते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बाद हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च लक्ष्य टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर इन ऑल हेल्थ फैसिलिटीज। ये ऑल हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ का कीवर्ड हो गया है ये। सेकेंड स्टेटमेंट आ रहा है जो इट एम्स टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, स्टील बर्थ। ये इस तरह का क्या प्रिवेंट करता है, रिड्यूस। तो यहाँ का ये भी एक तरह से देखिए, अगर आपको लक्ष्य इस मैटरनिटी से रिलेटेड है, तो ये तो एक एक्सप्लेन कर रहा है ना इस स्टेटमेंट को। तो अगर जब कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं क्या बोला था कि ये सब चीज मैक्सिमम आपको एक तरह से सही ही रहता है। ठीक है, स्टेटमेंट ये सब। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। ये ऑल हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ये है सिर्फ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो भी है ना, जो भी गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल जो है, वहां पे ये सिर्फ लक्ष्य के तहत उनके जो लेबर रूम होते हैं ना, जहाँ पे प्रेगनेंसी, जहाँ पे डिलीवरी किया करवाया जाता है, वो रूम को बहुत ही अच्छे हाइजीन और बहुत सारी सुविधा दिया जाएगा। मैंने इसे एनालिसिस वाले सेक्शन वाले में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर हमारे किसी फ्रेंड्स को अभी भी कुछ डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देख लें। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। FSSAI has been mandated by FSS Act 2006
फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये एफएसएसआई एक्ट के जो एफएसएसआई है, इनको इस एक्ट के तहत क्या फंक्शन दिया गया है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इनमें से जो करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टू प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द मैटर्स ऑफ फ्रेमिंग द पॉलिसी एंड रूल्स इन एरियाज व्हिच हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑफ फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। देखिए, ये सेंट्रल एंड स्टेट को दे रहा है, ये एक कीवर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी जो यहाँ दिया एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट एक तो दे दिया, उसके ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सब स्टेटमेंट आप ज्यादातर में सही मानेंगे। बस आपको कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड, कि ऐसा तो नहीं ये सेंट्रल लेवल पे सिर्फ करता है या सिर्फ हर स्टेट लेवल पे ही करता है। तो ये चीज का अगर क्लियर है तो आप इस स्टेटमेंट को इजिली आप कर पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको पता होगा तो इजीली आप कर सकेंगे, तो इसलिए इसका कीवर्ड हो गया ये वाला सेकंड स्टेटमेंट का, ये ट्रेनिंग ऑन प्रोग्राम। थर्ड स्टेटमेंट है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी स्टैंडर्ड। तो ये भी देखिए एक एफएसएसआई का एक तरह से आपके बारे में बता रहा है। आप भी सोच सकते हो कि हाँ जरूर ये करेगा, इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड जो भी है ना, एफएसएसआई चाहेगा कि हमारे देश में भी ये इम्प्लीमेंट कर सके, वो फूड और सैनिटरी और ये जो सैनिटरी स्टैंडर्ड जो भी होता है ना, इन सबका स्टैंडर्ड किस तरह से मेंटेन किया जा सके। तो ऑफकोर्स ये हम आप मतलब ये मान सकते हैं कि ये सही स्टेटमेंट है। तो सेकेंड और थर्ड तो लगभग सही लग रहा है, मैंने फर्स्ट और थर्ड। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो क्या है आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जैसे मैंने बोला था सेंट्रल और स्टेट बस होना चाहिए क्लियर आपको, बाकी आपको ये स्टेटमेंट सही ही लग रहा था। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ये सही बात है। और थर्ड भी एक तरह से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, तो ये ज्यादातर सही ही होता है, ठीक है। बस आपको ये होना चाहिए 2006 का एक्ट है ये, तो इससे रिलेटेड पर किसी स्टेटमेंट में दिया ही नहीं था, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट फिर से दिया गया है और करेक्ट हमें बताना है। तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो WTI अवार्ड जब से 2016 से मतलब ये बनाया गया है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग स्टोरीज ऑफ एग्जाम्पलरी वुमेन अक्रॉस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। मतलब जो भी वुमेन जो कि एग्जाम्पलरी पूरा मतलब अपना स्टोरीज मतलब कुछ काम किए हैं वुमेन के द्वारा, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो कि कब से 2016 से दिया जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग हैज लॉन्च द फोर्थ एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन। तो ये स्टेटमेंट का ना तीन कीवर्ड है, पहला नीति आयोग, फोर्थ एडिशन और यूनाइटेड नेशन। समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों ऐसा कहा। अब शायद मैं उम्मीद कर सक रहा हूँ कि आप लोग इतने मेरे साथ मतलब प्रैक्टिस कर लिए हैं कि आप भी अंदाजा एक बार में अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसलिए प्लीज जैसे क्वेश्चन आपको दिखे स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले जो भी कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर लें, और या नहीं तो आप तो पेपर में लिख रहे होंगे तो पेपर में लिखे तो फटाफट कीवर्ड को ध्यान दे दे, उसके बाद आंसर को कैसे करके आपको बनाना है ये आप एक एक को समझिए, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव बाय नीति आयोग टू प्रमोट एंड सपोर्ट एस्पायरिंग एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड वुमेन एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो ये क्या नीति आयोग के साथ गवर्नमेंट मतलब इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट सही अगर आपको नीति आयोग के लिए बन रहा है तो थर्ड भी बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट पूछा जा रहा है, बढ़ते आंसर की तरफ। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये 2016 ही था। अब आपको अगर यदि इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि नहीं 2014 से था या 15 से था, क्योंकि 15 में बहुत सारे इनिशिएटिव लाया गया था और नीति आयोग भी उसी के आसपास में था, तो आप इस तरह ये सब सोच के क्या करेंगे, अब 2016 को ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत मान लिए तो स्टेटमेंट सी सही करेंगे और जहां पे आप गलत कर बैठेंगे। तो आपको ये जो कीवर्ड्स मैंने बताया, इस कीवर्ड के बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, भले ही बाकी आपको कुछ भी ना पता हो इससे रिलेटेड, बट ये कीवर्ड्स अगर आपको आइडिया है तो आप स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। तो इससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्या ये सही बात है। तो ये हो गया कीवर्ड इसका, क्योंकि सही है या गलत है तो आपको पहचानना है ना, ताकि स्टेटमेंट सही या गलत कर सके। दूसरा स्टेटमेंट है इट एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इंक्लूडिंग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। तो इससे रिलेटेड हमने अच्छे से डिस्कस किया था ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मतलब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो क्या ये एम करता है, तो ये जो बोथ दे दिया है ये यहाँ का कीवर्ड है।
तीसरा स्टेटमेंट है द NIF इज स्टेबलाइज्ड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द सेबी रेगुलेशन। तो क्या AIF और सेबी रेगुलेशन के अंदर इसे क्या स्टेबलाइज किया गया है? चलिए देखते हैं आंसर, यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, यहाँ ये बोथ होगा और यहाँ पे अंडर SEBI है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट ये जो स्टेटमेंट 1 है, ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड और ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये दोनों मतलब सेम है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिसाइल्स। तो ये हम लोग तीसरा बार हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 3 महीने के एनालिसिस में मिसाइल से रिलेटेड। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो 3 स्टेटमेंट्स है, उसके ऊपर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है मिसाइल्स इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज which remains an important cause of death among young children globally। तो ये क्या यंग चिल्ड्रन के ऊपर होता है और ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है। तो इसके बारे में आपको अगर पता है तो इजीली आप स्टेटमेंट को सही या गलत बता सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सेवरल measles इज मोर लाइकली अमंग पुअरली नॉरिश्ड यंग चिल्ड्रन। जो पुअरली नॉरिश्ड यंग चिल्ड्रन है ना, उनके लिए होता है क्या, हुज इम्यून सिस्टम हैव बीन वीकेंड बाय HIV एड्स। तो इनके ऊपर क्या ज्यादा measles अटैक करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया मीजल्स फ्री म्यांमार को। तो क्या ये म्यांमार सही बात है? तो चलिए देखते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। आप ये तीनों स्टेटमेंट में इजीली आप सही गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है। ये सच बात है कि ये मतलब यंग मतलब जो भी चिल्ड्रन होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट किया जाता है। और जो जिनको HIV या एड्स अगर यदि अफेक्ट कर दिया है, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो जाता है। तो वैसे बच्चे जब अगर यदि क्या होता है, उनको अगर जब पुअरली नॉरिश मतलब अच्छे विटामिन मिनरल्स वाले खाना नहीं मिलते रहेंगे, तो ये मेसेज उस पर जल्दी अटैक कर देता है। उसके साथ ही तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए बन गया क्योंकि म्यांमार है ही नहीं। म्यांमार तो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं कर पाए, वो अभी तक रोहिंग्या इशू को ही ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये कौन सा कंट्री है, श्रीलंका। इसके साथ भी कौन कौन से कंट्री थे, वो कंट्रीज जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वो भी 3 बार पढ़ाया था। प्लीज आप लोग एक बार उसको एक बार या तो गूगल कर लीजिए और उसके मैप को भी अच्छे से देख लीजिए, आसपास के लोकेशन को, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा WHO एक अचीवमेंट है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गया है। एक तो श्रीलंका के द्वारा भी हिस्ट्री क्रिएट किया है, बाकी उन देशों के द्वारा भी, जबकि छोटे छोटे देश है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली डेवलप्ड रामानुजन मशीन। तो रामानुजन मशीन रिसेंटली हमने इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR के द्वारा क्या डेवलप किया गया। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। सेकंड स्टेटमेंट है कि वो हो सकता है ना DRDO होगा, या हो सकता है कि इसे इसरो के द्वारा लाया होगा रामानुजन मशीन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसे स्टेटमेंट को सही या गलत बता पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस टू डिटेक्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल कल्चर और माइक्रोबियल एसेस। तो ये पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस है क्या, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि रामानुजन मशीन इससे रिलेटेड क्या पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस है या नहीं, आपको करेक्ट बताना है। बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये CSIR नहीं है, ये इसराइली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा ये रामानुजन मशीन का इन्वेंट किया गया, जो कि हमारे देश के मैथमेटिशियन थे रामानुजन जी। तो ये है क्या, ये एक्चुअली में कोई मशीन नहीं है, ये क्या है, एक एल्गोरिदम है, जिसे एक अनकन्वेंशनल फंक्शन मतलब एक बहुत ही अच्छा लॉजिक और ये मैथमेटिकल इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये एल्गोरिदम को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई मशीन नहीं है, बस इसका नाम दे दिया रामानुजन मशीन, बट ये एक एल्गोरिदम है। इसे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप प्लीज आप लोग हो सके तो वो वीडियो को भी देख लें, ताकि और ज्यादा आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को वीडियो के लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहें, और ये सेकेंड हाफ वाला जो सेशन है क्वेश्चंस का, ये प्लीज आप अच्छे से ऑनेस्टली दें, और अपने मार्क्स को जरूर रिव्यू करते रहें कि क्या आप इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार रिविजन करिए और अपने टॉपिक पे पूरा थॉरो हो जाइए, ताकि आपको UPSC में किसी तरह का
प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि जो हमारे दोस्त अभी तक रिविजन्स में मतलब पूरी तरह से नहीं कर पाए थे, उनके लिए और भी जो इतने सारे एक्स्ट्रा डेज मिल गए हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। तो थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।